लालू प्रसाद ने नारा दिया है, नीतीश भाग गया, आरजेडी जाग गया, तो एक जागा हुआ आरजेडी क्या करेगा ये तो अभी देखना बाकी है। अभी तो 3 महीने इलेक्शन में है। अपने ताबूत में अपने ही हाथों से आखिरी कील नीतीश कुमार ने ठोक ली। यानी बीजेपी अगर बिहार की पॉलिटिक्स में से किसी ग्रुप को खत्म करना चाहती है तो जेडीयू है। तो 2025 में नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान होना और जिसे फौरी तौर पर खत्म करना चाहती है वो कोई और नहीं, नीतीश कुमार ही है। नेशनलिस्ट करप्शन पार्टी कहा था जिस पार्टी को, 2 दिन बाद ही उसको पार्टी में लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया कि अब जिंदगी में कभी बीजेपी से बाहर नहीं जाऊंगा। और बीजेपी ने भी कहा था कि हमारे दरवाजे बंद हो गए। परिवर्तन के बाद भी वो आप रिपीट नहीं कर रहे। नीतीश कुमार का मंशा सिर्फ ये है कि उनकी जो पार्टी है जिसको जो 2024 के बाद 2025 के शुरू में फौरन ही इंतखाब होना है, यानी फरवरी 2025 में असेंबली इंतखाब बिहार में होना है और नीतीश के सामने 2025 का टारगेट होगा। क्योंकि 2024 में अगर किसी सूरत, एक तो ग्राउंड रियलिटी उनको मालूम होगी कि राम मंदिर के बनने के बाद ग्राउंड पे शायद इंडिया गठबंधन की पकड़ कमज़ोर हो रही है और बिहार में भी बीजेपी फिर से जीतने की उनको दिखाई दे रही होगी। इसलिए उन्होंने मुनासिब मौका समझा कि इस वक्त ही वो छोड़ के चले जाए और बीजेपी के साथ रहकर अपनी कुछ सीटें बचा ले और फिर 2025 में भी उनको असेंबली में अपनी पार्टी को बचाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज 2025 में अगर बीजेपी जीत जाती 2024 का इंतखाब नीतीश के बगैर, तो 2025 में नीतीश को सबसे ज़्यादा नुकसान होना था इसका। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये किया। लेकिन रिस्क फैक्टर जितना 2024 के लिए था उससे ज़्यादा 2025 के लिए है नीतीश को। क्योंकि एक बात नीतीश कुमार को ये याद रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है उन्हें मालूम होगी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत में जिसको सबसे ज़्यादा नापसंद करती है और जिसे फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहती है वो कोई और नहीं, नीतीश कुमार ही है। यानी बीजेपी अगर बिहार की पॉलिटिक्स में से किसी ग्रुप को ख़त्म करना चाहती है तो वो जेडीयू है, आरजेडी नहीं है। आरजेडी से, कांग्रेस के गठबंधन से वो मुकाबला कर सकती है, करती रही है, फिर कर लेगी। लेकिन नीतीश कुमार के फैक्टर को बिहार से ख़त्म करना ये बीजेपी का लक्ष्य है। और ये कितना बड़ा रिस्क नीतीश के लिए है ये अब 12 नीतीश जाने कि वो 2025 में कैसे संभालेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने ताबूत में अपने ही हाथों से आखिरी कील नीतीश कुमार ने ठोक ली है। लेकिन एक ही मतलब 5 वर्ष में, मतलब अभी तो 4 ही हुए हैं, 3 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की। इसे कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि आइडियोलॉजी नहीं होती है कि आप सरकार बनवाते रहिए, एक बार बन गए। मैंने कहा कि अपॉर्चुनिज्म की कोई शाहकार मिसाल अगर हो सकती है तो नीतीश कुमार हैं। वो अपने सियासी दावपेच के जरिए अपनी कुर्सी बचा के रख सकते हैं। लेकिन सियासत में अखलाकियात, रिवायात और नज़रियात, इनकी कोई अहमियत अब बाकी नहीं रह गई है। ये बात तो साबित हो गई नीतीश कुमार के इस इक़दाम से भी। और इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को जिस तरीके से 2 दिन पहले वजीर आज़म ने कहा कि करप्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट करप्शन पार्टी कहा था जिस पार्टी को, 2 दिन बाद ही उसको पार्टी में लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो आइडियोलॉजी वहां भी नहीं थी। बीजेपी ने भी अपॉर्चुनिज्म की वर्स्ट एग्जाम्पल पेश की और नीतीश कुमार ने भी आइडियलिज्म की जो वर्स्ट, अपॉर्चुनिज्म की वर्स्ट एग्जाम्पल हो सकती है। तो ना वो आइडियोलॉजिकल है ना ये आइडियोलॉजिकल है। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आज की सियासत अपॉर्चुनिज्म की सियासत है, आइडियोलॉजी की सियासत नहीं है। गद्दी बस सब कुछ, गद्दी सबको चाहिए। तो अब मुसलमानों को भी ये बात सोचनी चाहिए या कम्युनिटी लेवल पर भी लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात नहीं सोचते, वही एक लालू ने एक जमाने में कहा था नीतीश कुमार से हाथ मिलाते वक्त कि मैं जहर पी रहा हूं सियासत में। तो कम्युनिटीज को भी सियासत में कभी कभी जहर पीने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम ये जिद नहीं करते कि हम जहर नहीं पिएंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपको कत्ल कर देंगे। जी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी एक बार कहा था कि मिट्टी में जाना कबूल है, मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे।
अब शायद वो ये कह रहे हैं कि अब जिंदगी में कभी बीजेपी से बाहर नहीं जाऊंगा, और बीजेपी ने भी कहा था कि हमारे दरवाजे बंद हो गए, तो उस दरवाजों के भी ताले खुल गए हैं। अब कोई कह रहा है खिड़की तो खुली हुई थी, दरवाजे बंद थे, खिड़की खुली हुई थी। तो तावीलात हैं, ये जुमले हैं, और सियासत में ये जुमले बोले जाते हैं, कभी जोश दिलाने के लिए, कभी मामलात को टालने के लिए, कभी आगे की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए। तो ये सियासी जुमलेबाजियां हैं, इनको कभी भी सच नहीं समझना चाहिए। ये एक सबक मिला है इस सियासत से। दो सवाल ये है कि अब इंडिया अलायंस का क्या होगा और लालू की रणनीति अब क्या होगी जो इस वक्त, क्या देखिए, इंडिया अलायंस एज सच टेक ऑफ कर ही नहीं पाया था। सच बात तो यह है कि इंडिया अलायंस टेक ऑफ नहीं कर पाया कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ये समझती रही है हमेशा कि जैसे उनकी पार्टी का दस्तूर है कि वो नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करते, इसी तरीके से शायद वो नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक सीट शेयरिंग नहीं चाहते थे। इससे एक मायूसी तमाम उनके 28 पार्टनर्स में है। उसी वजह से ममता बनर्जी ने बोल दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ने बोल दिया हम अकेले लड़ेंगे, अखिलेश ने कह दिया भाई ये 11 सीटें हैं, लेना है ले लो, हम बाकी सीटों पे लड़ेंगे। तो हमने हमेशा से कहा कि भले ही इंडिया अलायंस बन गया हो तो एनडीए और इंडिया यही दो लोग लड़ेंगे ऐसा तो नहीं है। पूरे मुल्क में ट्राई कॉर्नर कंटेस्ट होना है, ये बात तो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। यानी जो आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में या केरल में कहां से अलायंस होगा, पंजाब में कहां से अलायंस होगा, या नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में, या उत्तर प्रदेश में बीएसपी किसी अलायंस में नहीं जा रही। तो अभी उत्तर प्रदेश को ही अगर आप समझें तो एनडीए का कैंडिडेट होगा, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा, बीएसपी का भी कैंडिडेट होगा। 3 पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया ना, तो ट्राई कॉर्नर कंटेस्ट हो गया। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कैंडिडेट है, वाईएसआर का है और टीडीपी का है। इसी तरीके से तेलंगाना में बीआरएस का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है। तो सब जगह ट्रेंगुलर कंटेस्ट हो रहा है, और जहां बाइपोलर कंटेस्ट होना है वो पहले से होता आया है। जैसे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यहां तो 2 ही पार्टियां आमने सामने होती है, कांग्रेस और बीजेपी, वो अब भी रहेगी। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क इंडिया अलायंस से नहीं पड़ रहा था, अभी भी वैसे ही रहेगा। यानी बिहार में गठबंधन, पहले भी महागठबंधन लड़ा था, कांग्रेस, आरजेडी एंड कम्युनिस्ट, अब भी वही लड़ेंगे, और एनडीए उधर तो लड़ेगा, अब भी वही लड़ेगा। जैसे 2019 में हुआ था, 39 सीटें जीती थी बिहार में एनडीए अलायंस ने, 40 सीटें कुल हैं। कितनी सीटें बढ़ाएंगे? 1 सीट भी नहीं बढ़ेगी। तो जो बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार, मुझे बताएं तो कहां से 400 पार होगा? भाई आपने नीतीश कुमार को खींच लिया अपनी तरफ, तब भी आप पहले लड़े थे तो आपने 40 में से 39 जीत ली थी, अब भी आप 40 में से 39 सीट जीतेंगे। सीट कहां बढ़ी? आपने राजस्थान में 25 सीटें पहले जीती थी, 25 में से 25, अब भी 25 जीत लेंगे। नहीं बात जा रही जो आप बता रहे हैं, अब भी 25 ही जीतेंगे। गुजरात में आपने 26 में से 26 जीत ली थी, अब भी 26 में से 26 जीत लेंगे। आपने कर्नाटक में आपने 28 में से 27 जीत ली थी, अब भी उतनी, अब आप उतना भी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कि अब जेडीएस को ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी आपको, तो कम से कम 2-3 सीटें तो वही कम हो जाएंगी। तो आप कहां से सीटें बढ़ा रहे हैं ये तो बताएं। आप केरल में कोई सीट बढ़ा रहे हैं क्या? आप तमिलनाडु में कोई सीट बढ़ा रहे हैं? आप आंध्रा में बढ़ा रहे हैं? आप तेलंगाना में बढ़ा? 130 सीटों में 130 सीटों में से 30 सीट आपके पास कर्नाटक के समेत रही है, वो भी अब आप कम हो रही हैं। आपकी 28 सीट मुश्किल से 27-28 सीट जीतेंगे, 2 सीट वहां भी कम हो रही है। आप ईस्ट में कितनी सीटें जीते? बंगाल में आपकी सीटें कम हो रही हैं। अभी सिर्फ ये था कि अगर नीतीश इधर रहते तो बीजेपी को 8-10 सीट का नुकसान होने की उम्मीद थी, जो बचा ली, जो इन्होंने बचा ली। तो मेंटेन किया ना, बढ़ाया नहीं है, मेंटेन किया है। तो ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये खाली एक परसेप्शन बना रहे हैं। एक्चुअली आप देखिए तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, सत्ता का जो आंकड़ा 272 का है, मिनिमम 272 सीट चाहिए, 303 है अभी, पूरा सेचुरेट करके 303 सीट है। आप इस 32 सीट का कुल फर्क है। आप महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीट जीत चुके हैं, 41। क्या अभी आप वो जीतने की पोजीशन में हैं?
बिहार में आपके 8-10 सीटें कम हो रही थी, वो आपने यहां से मेंटेन कर ली। आप बंगाल में आपके 8-10 सीटें कम होने को हैं, आप वो कहां से कंपेंसेट करेंगे? आप नॉर्थ ईस्ट में भी सैचुरेट कर चुके हैं, आप असम में 14 में से 9 सीटें जीत चुके हैं। आपके पास कोई जगह नहीं है जहां से आप सीटें बढ़ाएं। उल्टा आप महाराष्ट्र में कम कर रहे हैं। और मैं पूरे यकीन से अभी भी कह रहा हूं कि बिहार में जो 40 में से 39 की परफॉर्मेंस 2019 में थी, इस सत्ता परिवर्तन के बाद भी वो आप रिपीट नहीं कर रहे। आप मैक्सिमम जो आप वहां पर ले सकते, आप कम से कम 6 सीट एनडीए लूज करेगा। आप समझते हैं कि नीतीश कुमार जो 16 सीटें जीते थे, नीतीश कुमार को खुद बीजेपी नहीं चाहेगी कि 16 सीटें नीतीश कुमार जीत जाए, तो वो सीटें तो गठबंधन ही जीतेगा ना। तो आपके जो पूरा आपका जो अलायंस थे, अलायंस की सीटें कम हो रही हैं, हो सकता है इतना सीट भी ना, और इतनी सीट, और फिर बीजेपी की भी सीटें वहां से अभी भी कम होने के आसार हैं। क्योंकि आज लालू प्रसाद ने नारा दिया है, नीतीश भाग गया, आरजेडी जाग गया। तो एक जागा हुआ आरजेडी क्या करेगा, ये तो अभी देखना बाकी है। अभी तो 3 महीने इलेक्शन में है। कहा जाता है कि बिहार की सियासत में लालू जी का अहम किरदार रहा है। अभी लालू जी क्योंकि पहले जेल में थे जब इलेक्शन हो रहा था, पिछला इलेक्शन, इस बार बाहर है जेल से, और जिस तरह से तोड़ जोड़ की राजनीति होती है पूरे भारत में भी देखा जाता है, खासकर बीजेपी बहुत करती है। लालू का क्या किरदार रहेगा इस वक्त बीजेपी जो सत्ता में नीतीश कुमार फिर से आए एनडीए के साथ? देखिए, वो ये लालू की जो पार्टी आरजेडी है, प्रिंसिपल अपोजिशन वही है जी, ये समझना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है जी। पहले नंबर की लालू की पार्टी है, दूसरे नंबर पे बीजेपी है, और तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता आहिस्ता आहिस्ता खिसकती ही चली जा रही है बतदरीज। तो वो और आगे भी वो खिसकेगी। आज आपको देखने में लगता है कि 22.5% वोट नीतीश कुमार का है, लेकिन 22.5% वोट अकेले नीतीश कुमार का तो नहीं है, वो तो गठबंधन के साथ मिला था। आज आप नीतीश कुमार को अकेले खड़ा कर दीजिए बिहार में, तो उनको 12% वोट भी नहीं मिलने का, 12% भी नहीं मिलने का। तो सबसे कमजोर फैक्टर बिहार की राजनीति में इस वक्त कोई है तो नीतीश कुमार है। तो ये कमजोर फैक्टर अपना इंपैक्ट आइंदा चुनाव में दिखाएगा। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी अगर किसी को डिसमेंटल करना चाहती है तो नीतीश कुमार है, तो वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा उसका असर, और आगे के असेंबली चुनाव में भी दिखाई देगा। तो उसका फायदा किसको होगा? आइदर बीजेपी को होगा और आरजेडी को होगा। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं उसमें ज्यादा इम्कान यह है कि उसका फायदा आरजेडी उठाएगी, क्योंकि वो आप देखिए जब उसने 73 सीट जीती थी, बाद में 5 में से 4 ये चले गए थे, तो ये जो 73 सीट जीते थे उसमें इनकी कम से कम 20 या 22 सीट वो थी जो ये 100, 200, 500 वोट से हारे थे, याद होगा आपको। तो आप देखिए कि रूलिंग पार्टी की तरह से आरजेडी वहां पर है, वो अपने उस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए जी जान की बाजी वहां लगाएंगे। तो वहां मुकाबला एक्चुअली आरजेडी और बीजेपी के बीच है, महागठबंधन और बीजेपी के बीच है। नीतीश उसमें पिछलग्गू की हैसियत में खड़े होते हैं, और वो पोजीशन बीजेपी एक्सपोज करेगी आगे के इलेक्शन में। आप देखते रहिए। वो जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, ये बोगस साबित होगा एक तरह से। एकदम बोगस है। कोई सूरत ही नहीं पैदा होती कि जिसमें 400 के पार। ये एनडीए की बात कर सकते हैं। अगर एनडीए को कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो थोड़ी देर के लिए अलग उस पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी का अकेले तो वो तो लड़ेंगे 450 सीट पे, तो क्या सिर्फ 50 सीट ही हारेंगे? 400 की 400 सीट है, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि विपक्ष भी अपनी मेहनत कर रहा है, और जब जब राहुल गांधी कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं वो पीछे से टूटना शुरू हो जाता है। जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उस दिन महाराष्ट्र के